हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृतज्ञ एंड इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2024 के सॉल्व्ड केमिस्ट्री पेपर के बारे में। ये पेपर संडे को हुआ था 5 मई 2024 को और यहाँ हम पेपर का कोड Q6 डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो का पार्ट 3 है जिसमें हम सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 86 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स, उनका एक्सप्लेनेशन, वो कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं और उनका डिफ़िकल्टी लेवल सभी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आपके आगे आने वाले नीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 जो कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ज़रा देखिए। गिवन बिलो आर सर्टेन कैटायंस using inorganic qualitative analysis, arrange them in increasing group number from 0 to 6। आपके सामने कुछ यहाँ पे कैटायंस दे रखे हैं। इन कैटायंस को आपको अरेंज करना है ग्रुप नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस को यूज़ करते हुए। ग्रुप नंबर 0 से 6 होते हैं, उनमें आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। आपके पास दे रखा है ए ऑप्शन में एल्यूमिनियम +3, बी है कॉपर +2, सी है बेरियम +2, डी है कोबाल्ट +2 और ई है Mg+2। ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ये जो सभी आपके सामने दे रखे हैं ए बी सी डी ई, इनको जब हम इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर के फॉर्म में अरेंज करेंगे तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से क्या होगा। तो आइए इसके ऑप्शन की, आंसर की और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है BADCE इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। सेकेंड ऑप्शन है BCADE इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। थर्ड ऑप्शन है ECDBA इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर और फोर्थ ऑप्शन है EABCD इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट BADCE। अभी कैसे आया जरा देखिए जरा। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं बेसिक रेडिकल्स का या हम कैटायंस कह दें जिनका एस्टिमेशन करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर, तो वहाँ पे हमारे पास अलग अलग ग्रुप के कैटायंस हैं। ग्रुप वाइज हम पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हम वहाँ बात करते हैं कि जो सबसे पहले कॉपर +2 की बात करें, कॉपर +2 है ग्रुप नंबर 2 में। ओके, या हम ऐसे कह दें ग्रुप 2 के अंदर कॉपर +2 होता है। सबसे पहले बी कॉपर +2 आएगा। उसके बाद है थर्ड ग्रुप के अंदर एल्यूमिनियम +3 जो कि है ए। फिर है डी जो कि है कोबाल्ट +2 जो कि फोर्थ ग्रुप में आता है। फिर है सी बेरियम +2 जो कि फिफ्थ ग्रुप में आता है और लास्ट में है ई Mg+2 जो कि सिक्स ग्रुप में आता है। तो इस तरह से जो कैटायंस हमको दे रखे हैं कॉपर +2, एल्यूमिनियम +3, कोबाल्ट +2, बेरियम +2 और Mg+2, ये अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ग्रुप के फॉर्म में अरेंज करें तो इनका सही सीक्वेंस हो जाएगा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, जो कि दिए गए अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग BADCE होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसा मैंने अभी बताया, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ग्रुप नंबर ऑफ आयंस इज एज फॉलोज। कॉपर +2 B, एल्यूमिनियम +3 A, कोबाल्ट +2 D, बेरियम +2 C, Mg+2 E। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 86 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन 1। ओके, चलिए अब आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 87 की, जो कि अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर जो है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, उसमें जो अल्कोहल चैप्टर का पार्ट है वहाँ से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। द प्रोडक्ट्स A एंड B ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शंस आर रेस्पेक्टिवली। आपके सामने दो रिएक्शंस दे रखी हैं जिनमें प्रोडक्ट A और B क्या बनेगा ये आपको बताना है। फर्स्ट रिएक्शन क्या कह रही है, 3 मोल्स ऑफ ROH प्लस PCl3 गिव्स RCl प्लस A। सेकेंड रिएक्शन कह रही है ROH प्लस PCl5 गिव्स RCl प्लस HCl प्लस B। आपको बताना है कि जो A और B जो फॉर्म हो रहे हैं प्रोडक्ट्स इन रिएक्शंस में वो कौन है। तो आइए इस क्वेश्चन नंबर 87 के ऑप्शंस, आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है POCl3 एंड H3PO3। सेकेंड ऑप्शन है POCl3 एंड H3PO4। थर्ड ऑप्शन है H3PO4 एंड POCl3 और फोर्थ ऑप्शन है H3PO3 एंड POCl3।
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4, दैट इज H3PO3 एंड POCl3। अब रिएक्शन क्या है जरा देखें। तो एक्सप्लेनेशन में हम बात कर रहे हैं, द गिवन रिएक्शन इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि जो रिएक्शंस दे रखी हैं उनमें हेलोएल्केन्स का प्रिपरेशन हो रहा है अल्कोहल से। क्या है रिएक्शन? फर्स्ट रिएक्शन जो है जिसमें 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल दैट इज ROH वो रिएक्ट जब करते हैं फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 के साथ, तो वहाँ पे 3 मोल्स ऑफ एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा वाइट टर्बिडिटी के साथ, और वहाँ पे साथ में H3PO3 एक को प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ जो A प्रोडक्ट है वो है H3PO3। ओके जो सेकेंड रिएक्शन आपके सामने दे रखी है वो है ROH दैट इज अल्कोहल रिएक्ट्स विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है PCl5, और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो है एल्किल क्लोराइड प्लस HCl प्लस POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड विच इज B। ओके तो A और B जो है वो क्या हो गए? A और B हो गए H3PO3 एंड POCl3 रेस्पेक्टिवली। इसलिए क्वेश्चन नंबर 87 का जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 88 की। क्वेश्चन नंबर 88 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से फैराडे लॉ से पूछा गया एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कहता है जरा देखिए। मास इन ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग 9.6487 एम्पियर करंट through a voltmeter containing copper sulfate solution for 100 सेकेंड इज। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कितना मास ग्राम के अंदर कॉपर का डिपॉजिट होगा जब 9.6487 एम्पियर करंट पास की जाए एक वोल्ट मीटर से जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्रेजेंट है और करंट पास की जा रही है 100 सेकेंड्स के लिए। आपको दे रखा है मोलर मास ऑफ कॉपर जो कि है 63 ग्राम पर मोल, और 1 फैराडे चार्ज की वैल्यू दे रखी है 96,487 कूलाम। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन 3.15 ग्राम, सेकेंड ऑप्शन 0.315 ग्राम, थर्ड ऑप्शन 31.5 ग्राम और फोर्थ ऑप्शन 0.0315 ग्राम। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सेकेंड, दैट इज 0.315 ग्राम। अब कैसे आया, तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो रिएक्शन इस वोल्टमीटर के अंदर हो रही है वो क्या है, कॉपर +2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉलिड। तो इस रिएक्शन के दौरान हमें अच्छे से पता चल गया कि कॉपर +2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। सो वी नो दैट फ्रॉम फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ से हम जानते हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है कि मास ऑफ कॉपर जो डिपॉजिट होगा दैट इज W, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज MW मोलर मास इंटू I दैट इज करंट एंड T दैट इज टाइम, N जो हमारे पास वैलेंसी फैक्टर है एंड F दैट इज फैराडे चार्ज। तो W हमारे पास आ जाएगा मोलर मास ऑफ कॉपर, क्वेश्चन में दे रखा है 63, करंट जो पास हो रही है 9.6487 एम्पियर, टाइम दे रखा है 100 सेकेंड्स, वैलेंसी फैक्टर 2 है क्योंकि 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, और जो फैराडे चार्ज है उसकी वैल्यू भी दे रखी है 96,487। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो W हमारे पास आ जाएगा 0.315 ग्राम, जो कि आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 सॉल्यूशन चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए ध्यान से। द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वर्सेस कंसंट्रेशन दैट इज मोल पर लीटर फॉर अ सॉल्यूशन गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप 25.73 लीटर बार मोल इनवर्स। द टेम्परेचर एट विच द ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज डन इज। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब आपने ऑस्मोटिक प्रेशर पाई का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर के साथ जब ग्राफ प्लॉट किया, स्ट्रेट लाइन जो आई उसका जो स्लोप आपको मिला वो है 25.73 लीटर बार मोल इनवर्स। आपको बताना है ऑस्मोटिक प्रेशर का मेजरमेंट कौन से टेम्परेचर पे किया गया। आपको जो R की वैल्यू यूज करनी है वो है 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं 37 डिग्री, 310 डिग्री सेल्सियस, 25.73 डिग्री,
12.05 डिग्री। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है फर्स्ट, दैट इज 37 डिग्री। कैसे आया, आइए उसकी बात करें। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए, जब हम इस ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन को, तो हमें ये तो पता हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का कैसे लिखते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, जब हम सॉल्यूशन की बात करें, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू CRT। अब इस इक्वेशन को जो पाई इज इक्वल टू CRT हम लिख रहे हैं, इसको हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx के साथ जब कंपेयर करें तब क्या होगा, आइए देखें। ऑन कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx, यानी जैसा हमने कहा पाई इज इक्वल टू CRT जो हमारी इक्वेशन थी, उसको हमने y इज इक्वल टू mx के साथ जब कंपेयर किया, तो जब m जो है, जो इस इक्वेशन का स्लोप है, तो स्लोप m आएगा RT के इक्वल, राइट। y हो गया पाई के बराबर, x हो गया t के बराबर, x हो गया कंसंट्रेशन जो हमने यूज किया है c, तो जो स्लोप आएगा m वो हो गया RT के बराबर। तो स्लोप हो गया, आपको दे रखा है क्वेश्चन में, गिवन वैल्यू है 25.73 इज इक्वल टू 0.083 इंटू टी। 0.083 आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, टी आपको कैलकुलेट करना है। तो आपने जब यहाँ टी कैलकुलेट करा, कैसे, 25.73 को डिवाइड कर दिया 0.083 से, यहाँ टेम्परेचर आ गया 309.47, जिसको आप राउंड ऑफ करके 310 केल्विन बोल सकते हैं। क्वेश्चन में 310 केल्विन नहीं दिया है, डिग्री सेल्सियस में मांगा है, तो टेम्परेचर जब हम डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे तो वो हो जाएगा 310 माइनस 273, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 में। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मॉडरेट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तब इसको आप कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 एक मॉडरेट क्वेश्चन है, जिसमें हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स और अल्कोहल चैप्टर को मिला के मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे, और अमाइड चैप्टर को यूज करते हुए मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। एक्चुअली क्या है, इस पे 2 क्वेश्चन है, एक तो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स से पूछा है क्वेश्चन, और दूसरा पार्ट जो है वो अमीन्स चैप्टर से पूछा है। दोनों को मिक्स करके एक मॉडरेट क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट सी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस में जो मेजर प्रोडक्ट सी जो बन रहा है वो आपको बताना है क्या है। आपको दे रखा है CH3 CH2 CH2I, दैट इज प्रोपिल आयोडाइड। उसकी रिएक्शन आप जब NaCN से कराते हैं तो पहले बनेगा A, फिर जब उसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराते हैं बेसिक मीडियम में तो बनेगा B, और फिर जब उसको NaOH और Br2 के साथ जब ट्रीट करते हैं तो बनेगा C, जो कि एक मेजर प्रोडक्ट है। आपको बताना है C क्या है। ओके, आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रोपिलअमीन, सेकंड है ब्यूटिलअमीन, थर्ड है ब्यूटेनामाइड, और फोर्थ है अल्फा ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है प्रोपिलअमीन। कैसे आए ये, तो आइए हम रिएक्शन सीक्वेंस को देखते हैं पूरा, क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो जो ऊपर गिवन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस दे रखी हैं उसको अगर हम देखें ध्यान से, तो सबसे पहले आपके पास CH3 CH2 CH2I, दैट इज प्रोपिल आयोडाइड। उसकी रिएक्शन जब आप NaCN के साथ कराते हैं तो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी SN2 मैकेनिज्म के साथ, SN2 रिएक्शन होगी, और वहां से आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2CN। ये जो होगा प्रोडक्ट A होगा। जब इस A प्रोडक्ट का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आप अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट्स कि साइनाइड का जब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है तो वहाँ से आपको अमाइड फॉर्म होगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट B बन जाएगा दैट विल बी CH3 CH2 CH2 CONH2, ब्यूटेन अमाइड बन जाएगा। ठीक है, अब जब इस अमाइड की बात करें प्रोडक्ट B की, इसको जब आप NaOH और Br2 से ट्रीट करेंगे तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग एक 1 कार्बन लेस वाला अमीन आपको मिल जाएगा। तो जो B है हमारा उसमें 4 कार्बन का अमाइड है, तो जो C प्रोडक्ट बनेगा उसमें 3 कार्बन अमीन दैट इज प्रोपिल अमीन CH3 CH2 CH2 NH2 फॉर्म हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, क्योंकि प्रोपिल अमीन C ऑप्शन 1 में दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 91 केमिकल बॉन्डिंग से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। आपको 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, 4 ऑप्शन के अंदर आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन। ओजोन मॉलिक्यूल के लिए 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं।
सेकेंड कह रहा है BF3 हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, BF3 मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है। और तीसरा, डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3, NF3 का डाइपोल मोमेंट NH3 के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 3 कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन फॉर कार्बोनेट आयन, CO3 आयन के लिए 3 कैनोनिकल फॉर्म्स ड्रॉ की जा सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4, यानी जो स्टेटमेंट 1, 2, 3 है वो इनकरेक्ट है और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आइए स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैसे गलत है और फोर्थ कैसे सही है। पूरी अच्छे से डिटेल में बात करते हैं। आइए एक्सप्लेनेशन की देखें। सबसे फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसमें ओजोन मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहा है। तो ओजोन मॉलिक्यूल में देयर आर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। डबल, सिंगल, नेगेटिव, यहाँ पे रेजोनेंस होगा और 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कैसे गलत हो गया आपको समझ में आ गया। सेकेंड देखिए, डाइपोल मोमेंट ऑफ BF3 इज 0, BF3 मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, जबकि स्टेटमेंट में आपको नॉन जीरो कहा गया है। जैसा कि आप इसके स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, BF बॉन्ड पोलर है और एक रिजल्टेंट ट्राइगोनल प्रेरर ज्योमेट्री रखता है। रेगुलर मॉलिक्यूल है, रेगुलर ज्योमेट्री रखता है, इसलिए इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा मॉलिक्यूल का वो 0 आएगा, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड ऑप्शन जो कह रहा है डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर, वो गलत है। डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज लेसर देन दैट ऑफ NH3। स्टूडेंट्स आपने अच्छे से पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में कि NF बॉन्ड का रिजल्टेंट और लोन पेयर की वजह से जो डाइपोल मोमेंट आ रहा है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए NF3 मॉलिक्यूल का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कम आता है, जबकि NH3 मॉलिक्यूल में लोन पेयर की वजह से जो डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है और NH बॉन्ड का जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो सेम डायरेक्शन में है, इसलिए अमोनिया का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आएगा NF3 के कंपैरिजन में, या ऐसा कह दें कि NF3 का डाइपोल मोमेंट अमोनिया के कंपैरिजन में कम आएगा। ठीक है, तो ये हो गए वो तीनों स्टेटमेंट्स जो गलत दे रखे थे, जिनका हमने सही एक्सप्लेनेशन दिया। अब जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट कैसे है, आइए उसको भी देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देयर आर 3 कैनोनिकल फॉर्म्स फॉर कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन CO3-2 आयन के लिए 3 फॉर्म्स ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाई गई हैं और रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 91। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 92 केमिकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है CONH3 होल 6+3 इज अ होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स वेयर CONH3 होल 4 Cl2+ इज अ हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कॉम्प्लेक्स CONH3 whole 6+3 has only one kind of ligands, but CONH3 whole 4 Cl2+ has more than one kind of ligand। जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट और अमोनिया का, वो एक होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है, और कोबाल्ट के साथ जब अमोनिया और क्लोरीन जब है, क्लोराइड लिगेंड जब है, वो एक हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि जो कोबाल्ट अमोनिया कॉम्प्लेक्स है उसमें केवल एक ही टाइप का लिगेंड है, जबकि कोबाल्ट अमोनिया क्लोरीन वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसमें एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड है। आपको बताना है इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। जो ऊपर दोनों स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट आंसर होगा दिए गए ऑप्शन में से। फर्स्ट ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। सेकेंड है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। पहला तो ऑप्शन कह रहा है दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दूसरा ऑप्शन कह रहा है दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 गलत हैं। आइए एक बार पहले सारे ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। फोर्थ कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। थर्ड ऑप्शन हो गया स्टेटमेंट 1 तो सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है, जबकि फोर्थ ऑप्शन कह रहा है स्टेटमेंट 1 गलत है जबकि स्टेटमेंट 2 सही है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, और इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा देखिए। जो कोबाल्ट अमोनिया का कॉम्प्लेक्स है वो एक होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसमें केवल एक ही टाइप का लिगेंड
अमोनिया जो है वो कोबाल्ट +3 आयन के साथ कोऑर्डिनेटेड है, जबकि कोबाल्ट अमोनिया क्लोराइड वाले कॉम्प्लेक्स में एक हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसमें कोबाल्ट +3 आयन जो है वो एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेटेड है, यानी उसमें कोबाल्ट +3 के साथ अमोनिया और क्लोराइड लिगेंड दोनों प्रेजेंट है। तो जैसा कि यहाँ पे कहा गया है, कोबाल्ट अमोनिया कॉम्प्लेक्स इज एन होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स as only one kind of ligand, that is ammonia, is coordinated with cobalt +3 ion, while cobalt ammonia chloride complex is a heteroleptic complex in which cobalt +3 ion is coordinated with more than one type of ligand, that is ammonium chloride। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा गया है, इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 हाइड्रोकार्बन चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, आपके सामने एक सिमेट्रिकल एल्कीन दे रखी है जिसका एसिडिक मीडियम में KMnO4 के द्वारा आप रिएक्शन करवा रहे हैं और वहां आपको एक प्रोडक्ट P फॉर्म हो रहा है जो कि रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है। आपको बताना है प्रोडक्ट P क्या है, जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। 4 ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन में एक एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है, सेकंड में एक कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो रहा है, थर्ड में एक डायोल्स का फॉर्मेशन हो रहा है और फोर्थ में डाइकीटोन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा प्रोडक्ट P। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, तो आइए एक्सप्लेनेशन की बात करें। तो देखिए ध्यान से, द गिवन एल्कीन इज अ सिमेट्रिकल एल्कीन हुज ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक KMnO4 इज गिवन एज फॉलोज। 2 बातें यहाँ पे ध्यान रखनी स्टूडेंट्स। पहला कि जो एल्कीन है वो एक सिमेट्रिकल एल्कीन है जहाँ दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है और जो दोनों रिएक्टर दो साइड में जो ग्रुप अटैच है दोनों साइक्लोहेक्सिल वो भी सेम है, राइट। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है एसिडिक KMnO4 की प्रेजेंस में। तो वो कैसे होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, आइए देखिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो दी गई सिमेट्रिकल एल्कीन है इसका ऑक्सीडेशन KMnO4 और H+ के साथ कराने पर 2 मोल्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा, विच इज योर मेजर प्रोडक्ट P। तो हेंस ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 94 जो कि D ब्लॉक एलिमेंट्स DNF ब्लॉक एलिमेंट्स से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। मॉडरेट इन द सेंस इसलिए क्योंकि आपके पास बहुत सारा आयंस दे रखे हैं, उनकी सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फिर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा कि कहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन है और कहाँ नहीं है, और फिर वहाँ से आपको पता चलेगा कौन पैरामैग्नेटिक है और कौन डायमैग्नेटिक है। तो टाइम कंज्यूमिंग के हिसाब से हम इसको मॉडरेट की कैटेगरी में रख रहे हैं, अदरवाइज एज अ कंसेप्ट की बात करें तो ये ईजी क्वेश्चन है। बट क्योंकि इतने सारे डाटा दे रखे हैं, इतने सारे आयंस की बात होगी, तो इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग, सो इट इज़ अ मॉडरेट क्वेश्चन कैटेगरी। ओके, तो देखिए DNF ब्लॉक चैप्टर से पूछा गया ये मॉडरेट क्वेश्चन क्या कहता है, द पेयर ऑफ लेंथेनॉइड आयंस विच आर डायमैग्नेटिक इज। आपको बताना है वो कौन सा पेयर है लेंथेनॉइड आयन का जो डायमैग्नेटिक है। तो पहली बात तो ये कि जो चारों ऑप्शन में आयंस दे रखे हैं वो लेंथेनॉइड दे रखे हैं, और इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, आपको एटॉमिक नंबर नहीं दिए हैं, आपको एटॉमिक नंबर खुद को पता होने चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद को पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद इनके आयंस की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें वो भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप आराम से जो दिए गए आयन का कॉन्फ़िगरेशन है वो फाइंड आउट करके ये पता लगा सकें कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। इसीलिए मैंने कहा ये दिए गए ऑप्शन के हिसाब से, दिए गए कंडीशन के हिसाब से एक मॉडरेट कैटेगरी में है। तो देखिए क्या कहता है इसके ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन कहता है सीरियम +4 एंड YB+2, सेकंड कह रहा है सीरियम +3 एंड EU+2, थर्ड ऑप्शन है GD+3 एंड EU+3, फोर्थ है PM+3 एंड SM+3। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, दैट इज सीरियम +4 एंड YB+2, दे आर द डायमैग्नेटिक स्पीसीज। अब ये कैसे आया, तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें। देखिए ध्यान से स्टूडेंट, सबसे पहले आपको मैग्नेटिक मोमेंट, जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हम कैलकुलेट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसका फॉर्मूला होता है μS = n+2 बोर मैग्नेटॉन, जहां n है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर कोई डायमैग्नेटिक स्पीसीज होगी तो उसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होगा और उसका जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो 0 आएगा। तो उसके लिए आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए दिए गए आयन की। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सीरियम +4 से। सीरियम +4 आयन की जो
कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है Xenon 4f0। अब Xenon क्योंकि एक फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रखता है और 4f0 है, इसलिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन n 0 हो गया, इसलिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी 0 आएगी और ये एक डायमैग्नेटिक स्पीसीज होगी। इसी तरह से Yb+2 जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है Xenon 4f14। 4f14 एक फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए यहाँ पे भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन n 0 होगा और जो म्यू एस स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो 0 आएगा, इसलिए ये भी एक डायमैग्नेटिक स्पीसीज कहलाएगी। तो इस तरह से आपने देखा Cerium+4 और Yb+2 दोनों डायमैग्नेटिक स्पीसीज हैं। वो कैसे हैं वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे बात करें जो बाकी स्पीसीज दे रखी हैं वो पैरामैग्नेटिक कैसे हैं, ये भी एक बार देख लेते हैं अच्छे से। Cerium+3 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है Xenon 4f1, इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 मिलेगा और जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 मिलेगा तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 बोर मैग्नेटॉन आएगा और ये एक पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होगी। हालांकि हम n = 1 से भी बता सकते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन साथ में मैंने मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट करके बता दिया है आपको। Eu+2 की बात करें तो Xenon 4f7, यहाँ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 7 होंगे तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 7.94 के अकॉर्डिंग पैरामैग्नेटिक स्पीसीज हो जाएगी। इसी तरह से Gd+3 की बात करें तो यहाँ पे Xenon 4f7 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन n = 7, तो ये भी एक पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होगी। ठीक है, अब आगे देखिए। नेक्स्ट है Eu+3, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है Xenon 4f6, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें 6 हैं, तो ये भी एक पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है जिसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 6.94 बोर मैग्नेटॉन आएगा। Pm+3 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है Xenon 4f4, दैट मीन्स नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 4, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज 4.84 बोर मैग्नेटॉन एंड इट इज अ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। और लास्ट में आपको दे रखा है Sm+3 जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है Xenon 4f5, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 5, सो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज 5.94 बोर मैग्नेटॉन, सो इट इज अ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। हेंस द डायमैग्नेटिक स्पीसीज जो ऑप्शन में दे रखा है वो है Cerium+4 एंड Yb+2, और ये पेयर आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 में, देयरफॉर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। क्वेश्चन नंबर 95 इस पेपर का एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो कि हमको केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से पूछा गया है। डिफिकल्ट इन द सेंस क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है और जैसा कि आप जानते हैं जो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है पर क्वेश्चन के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको डिफिकल्ट की कैटेगरी में रख रहे हैं। और कैलकुलेशन भी थोड़ी इस तरह से है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, थोड़ा सा उसमें भी आपको टाइम लग जाएगा। तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और ओवरऑल कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखा है। केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 95, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन अ सील्ड वेसल एट इक्विलिब्रियम विद कंसंट्रेशंस ऑफ N2 O2 एंड NO आर गिवन। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके सामने एक रिएक्शंस दे रखा है जो इक्विलिब्रियम पे है, जहां इक्विलिब्रियम पे उनकी कंसंट्रेशन N2 O2 और NO की दे रखी है और इक्विलिब्रियम क्या एस्टैब्लिश हो रहा है जहां 2NO गिव्स N2 + O2। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। इफ 0.1 mole per liter of NO is taken in a closed vessel, what will be the degree of dissociation alpha of NO gas at equilibrium? यानी कि अगर 0.1 मोल पर लीटर ऑफ NO अगर हम लेते हैं किसी क्लोज्ड वेसल में और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है तो आपको बताना है इक्विलिब्रियम पर NO के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या आएगा। ऑप्शन 1 है 0.00889, ऑप्शन 2 है 0.0889, ऑप्शन 3 है 0.8889 एंड फोर्थ है 0.717। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4, दैट इज 0.717। अब उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम जो दे रखा है 2NO गिव्स N2 + O2, तो Kc जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस रिएक्शन का होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट है N2O2 और रिएक्टेंट है NO, तो क्या हो जाएगा Kc विल बी 3 × 10⁻³ इंटू 4.2 × 10⁻³ अपॉन 2.8 × 10⁻³ एंड
मल्टीप्लाइड बाय 2.8 इंटू 10 टू द पावर -3। जब इसको सॉल्व करें 10 की पावर -3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3 इंटू 4.2 अपॉन 2.8 इंटू 2.8, ये हमारे पास केसी आ जाएगा 1.607। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने केसी निकाला, क्योंकि जब हम केसी की बात कर रहे हैं तो आप जब इस इक्विलिब्रियम को अप्लाई करेंगे, NO की कंसंट्रेशन जब लिखेंगे, वहां से जब अल्फा कैलकुलेट करेंगे तो आपको केसी की वैल्यू पुट करनी होगी, और केसी की वैल्यू जब आपने कैलकुलेट कर ली है तो वो इस इक्विलिब्रियम के लिए वही रहेगी, क्योंकि हमने टेम्परेचर चेंज नहीं किया है, राइट। तो केसी हमारे पास इस इक्विलिब्रियम के लिए कितना आ गया 1.607। अब हम दी गई NO की कंसंट्रेशन से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ केसी। देखिए ध्यान से, 2NO gives N2 plus O2। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, जब टाइम 0 है उस समय NO की कंसंट्रेशन है 0.1 मोल पर लीटर, दैट इज 0.1 मोलर, और N2 और O2 की कंसंट्रेशन उस समय 0 है। जब टाइम t आएगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, तो NO की कंसंट्रेशन हो जाएगी 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, और क्योंकि N2 और O2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और NO का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो डेफिनेटली जो N2 और O2 के मोल्स इक्विलिब्रियम पे फॉर्म होंगे, दैट विल बी 0.1 अल्फा बाई 2, 0.1 अल्फा बाई 2। सो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास कितने मोल्स आ गए, NO के मोल्स हो गए 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, N2 के लिए हो गया 0.05 अल्फा, 0.05 अल्फा O2 के लिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको पता है Kc क्या होता है इस रिएक्शन के लिए, इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, N2 की कंसंट्रेशन O2 की कंसंट्रेशन अपॉन NO की कंसंट्रेशन का पावर 2, राइट। Kc हम ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि हमारे पास आया था 1.607, उसकी वैल्यू रख देंगे तो Kc हो जाएगा 1.607। N2, O2 और NO की जो कंसंट्रेशन हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं मोल्स के फॉर्म में, वो यहाँ पुट कर देंगे, तो 1.607 इज इक्वल टू 0.05 अल्फा इंटू 0.05 अल्फा अपॉन 0.1 माइनस 0.1 अल्फा होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, देखिए ध्यान से, 1.607 इज इक्वल टू 0.05 अल्फा इंटू 0.05 अल्फा अपॉन 0.1 माइनस 0.1 अल्फा होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 1.607 इज इक्वल टू 0.05 अल्फा का होल स्क्वायर, 0.1 कॉमन है उसको बाहर निकाल देते हैं, तो 0.1 का होल स्क्वायर अलग हो गया, 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर अलग हो गया, राइट। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, अल्फा स्क्वायर अलग कर दें, 0.05 स्क्वायर अलग कर दें, तो 1.607 इज इक्वल टू 0.05 का होल स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 0.01 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर को सेपरेट कर दें, तो बाकी जो सारा न्यूमेरिकल डाटा उसको अलग कर दें, तो 1.607 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 अपॉन 0.05 इंटू 0.05, यहाँ स्क्वायर है तो ये पूरा टर्म स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1.27 इंटू 0.1 अपॉन 0.05। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा आ जाएगा 2.54। स्टूडेंट्स, हमें अल्फा कैलकुलेट करना है, वो कैसे होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 2.54 माइनस 2.54 अल्फा, अल्फा अल्फा एक तरफ ले आए, अल्फा प्लस 2.54 अल्फा इज इक्वल टू 2.54, सो 3.54 अल्फा इज इक्वल टू 2.54, अल्फा इज इक्वल टू 2.54 अपॉन 3.54, सो अल्फा इज इक्वल टू 0.717। तो इस तरह से अल्फा हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो NO है वो आया 0.717, जो कि आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में, हेंस ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। क्वेश्चन नंबर 96 मोल कंसेप्ट, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है, एम्पेरिकल फॉर्मूला पे बेस्ड। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए, अ कंपाउंड X कंटेन्स 32% ऑफ A, 20% of B and remaining percentage of C. Then the empirical formula of X is given atomic masses of A that is 64, B that is 40 and C that is 32 U will be. आपको दे रखा है कंपाउंड X है जिसमें 3 एलिमेंट है A, B और C। A का परसेंटेज है 32, B का परसेंटेज है 20 और जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो C का है। A का मोलर मास दे रखा है, एटॉमिक मास दे रखा है 64, B के लिए 40 और C के 32। ओके, आपको बताना है X का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। आपके पास ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है A2B C2, सेकेंड ऑप्शन है A B C3,
थर्ड ऑप्शन है AB2C2 और फोर्थ ऑप्शन है ABC4। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सेकंड, दैट इज ABC3। अब कैसे आया तो शुरुआत करते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन ध्यान से। देखिए स्टूडेंट, हमें यहाँ पे जो तीनों एलिमेंट हैं जो उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हैं उनका परसेंटेज चाहिए। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए आप जानते हैं हमें जो भी उस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला जो कैलकुलेट कर रहे हैं उस कंपाउंड में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका परसेंटेज चाहिए। तो हमें सी का परसेंटेज नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, तो पहले हम सी का परसेंटेज निकालेंगे फिर आगे बात करेंगे। तो सी का परसेंटेज क्या आ जाएगा, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ ए प्लस परसेंटेज ऑफ बी। सो परसेंटेज ऑफ सी विल बी 100 माइनस 32 प्लस 20। तो परसेंटेज ऑफ सी आ जाएगा 100 माइनस 52, दैट इज 48% सी इज प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। अब देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए ध्यान से, हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी, उनके मास परसेंटेज दे रखे हैं 32%, 20% और 48%। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। तो ए के नंबर ऑफ मोल्स कैसे हो जाएंगे, ए का मास परसेंट अपॉन ए का एटॉमिक मास दैट इज 32/64, ये 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली बी के लिए बी का मास परसेंट अपॉन बी का एटॉमिक मास दैट इज 20/40, ये भी 1/2 आ जाएगा। और सी का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, सी का मास परसेंट अपॉन सी का एटॉमिक मास दैट इज 48/32, ये 3/2 आ जाएगा। अब हम नंबर ऑफ मोल्स को जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे। सो 1/2 इंटू 2, 1/2 इंटू 2 एंड 3/2 इंटू 2, यानी ए के लिए 1/2 इंटू 2 1 आ जाएगा, बी के लिए 1/2 इंटू 2 1 आ जाएगा और सी के लिए 3/2 इंटू 2 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो और सिंपल रेशियो कितना आएगा, 1:1:3। ओके, तो उसका मतलब हुआ A is to B is to C is 1:1:3. So the empirical formula of X, the given compound is ABC3 और ये आपको दे रखा ऑप्शन नंबर 2 में, hence ऑप्शन नंबर 2 is the correct answer। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। क्वेश्चन नंबर 97 थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से पूछा गया एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, इजी क्वेश्चन है ये। The work done during reversible isothermal expansion of 1 mole of hydrogen gas at 25 degree Celsius from pressure of 20 atmosphere to 10 atmosphere is given R is equal to 2.0 calorie per Kelvin per mole। आपको ये बताना है कि जो वर्क डन कितना होगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पर जब उसका प्रेशर 20 एटमॉस्फेयर से 10 एटमॉस्फेयर हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 0 कैलोरी, सेकेंड है -413.14 कैलोरीज, सेकेंड है +413.14 कैलोरीज और फोर्थ है 100 कैलोरीज। इसमें स्टूडेंट्स आपको छोटी सी बात एक ट्रिक के फॉर्म में बता देते हैं। अगर कभी किसी क्वेश्चन में जनरली ऐसा होता है, एक स्मॉल ट्रिक है जो एक हिट एंड ट्रायल मेथड के फॉर्म में आप यूज भी कर सकते हैं। जब भी किसी क्वेश्चन में आपको 2 वैल्यूज सेम मिल रही हैं, सिर्फ साइन का ही डिफरेंस है, तो 90% संभावना इसी की है कि आंसर उन दोनों में से ही है। यानी इस क्वेश्चन में 90% संभावना है आंसर 2 और 3 में से ही होगा। आपको तसल्ली से सॉल्व करके निकालना है। और दूसरी बात, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक्सपेंशन यानी वर्क डन नेगेटिव में आएगा, और आप देखिए वर्क डन नेगेटिव में और कहीं नहीं है, सिर्फ सेकेंड में है। जब हम अच्छे से जानते हैं जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है और वर्क डन कैसा आएगा एक्सपेंशन के दौरान, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव वर्क डन सिर्फ सेकंड में है, तो बिना सॉल्व किए बिना पेन चलाए भी आप आंसर सेकंड बता सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, जब सेम ऑप्शन दे रखे हों सिर्फ साइन डिफरेंट हो तो संभावना रहती है 90% के आंसर उनमें से ही आएगा। और शॉर्ट ट्रिक क्या बताई कि वर्क डन एक्सपेंशन के दौरान कैसा आता है, नेगेटिव। हाँ, अगर बहुत सारे नेगेटिव ऑप्शन होते तो फिर हमें पूरा सॉल्व करना पड़ता, वरना इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो इस गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आंसर सेकंड बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, -413.14 कैलोरीज। आइए एक बार इसको सिस्टमैटिक तरीके से फॉर्मूले से भी देख लेते हैं। देखिए ध्यान से एक्सप्लेनेशन। द वर्क डन इन एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस इज गिवन एज। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस जब होगा उसमें वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन हम कैसे लिखते हैं, आइए देखिए। W रिवर्सिबल आइसोथर्मल is equal to -2.303 nRT log base 10 P1 upon P2। so -2.303 into n हो जाएगा 1 मोल। R क्वेश्चन में दे रखा है 2, टेम्परेचर है 298
25 डिग्री सेल्सियस बोल रखा है, हम केल्विन में लेंगे और लॉग इनिशियल प्रेशर है 20 और फाइनल प्रेशर है 10। इसको सॉल्व कर लेंगे 20 और 10, तो ये हो जाएगा -2.303 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 298 इंटू लॉग 2। जब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो W रिवर्सिबल आइसोथर्मल हमारे पास आ जाएगा -413.14 कैलोरीज। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो इजी क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 प्रैक्टिकल केमिस्ट्री प्लस डी ब्लॉक से मिला के एक इजी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोर सॉल्ट सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट, which of the following acid is added to prevent hydrolysis of Fe+2 ion? यानी क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जब आप मोर सॉल्ट के सॉल्यूशन की बात करते हैं प्रिपरेशन की, यानी फेरस अमोनियम सल्फेट का जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो कौन सा एसिड ऐड किया जाता है Fe+2 के हाइड्रोलाइसिस को रोकने के लिए। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4, दैट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब देखिए एक्सप्लेनेशन। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोर सॉल्ट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू प्रिवेंट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ Fe+2 आयन। Fe+2 आयन का जब हाइड्रोलाइसिस हमें रोकना है तो उसके लिए बेस्ट हमारे पास क्या होगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि हम मोर सॉल्ट सॉल्यूशन के प्रिपरेशन के दौरान यूज करेंगे। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अब आगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 99 केमिकल काइनेटिक्स से पूछा गया एक इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रुपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 57 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यानी कि आपको बताना है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगी जब किसी रिएक्शन की रेट क्वाड्रुपल्स हो जाती है, 4 गुना हो जाती है, जब टेम्परेचर को 27 डिग्री सेल्सियस से 57 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। आपको दे रखा है गिवन इज R is equal to 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल एंड log 4 is equal to 0.6021। ओके, आपको ऑप्शन दे रखे हैं 38.04 किलो जूल पर मोल, सेकेंड 380.4 किलो जूल पर मोल, थर्ड 3.80 किलो जूल पर मोल एंड फोर्थ 3804 किलो जूल पर मोल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, दैट इज 38.04 किलो जूल पर मोल। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए हमें आरएनएस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे लिखते हैं। वो क्या है आइए देखते हैं। तो हम लिखेंगे log base 10 K2/K1 EA/2.303 R 1/T1 minus 1/T2। log base 10 ये हो जाएगा 4/1 EA/2.303 इंटू 8.314। यहाँ पे हम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं लेंगे, केल्विन में लेंगे, ये गलती हमें नहीं करनी है। 1/300 माइनस 1/330। 0.6020 आप चाहे तो 0.6021 भी ले सकते हैं, जो क्वेश्चन में दे रखा है, हार्डली मैटर्स, क्योंकि वैल्यू है वो 4th डिजिट पे है डेसिमल के बाद, तो उतना ज़्यादा इंपैक्ट आंसर पे नहीं पड़ेगा। हाँ, 0.602 वैल्यू हमने रखी इज इक्वल टू EA/2.303 इंटू 8.314, 330 माइनस 300/300 इंटू 330। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 0.6020 इज इक्वल टू EA/2.303 इंटू 8.314, 30/300 इंटू 330। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। EA is equal to 0.6020 into 2.303 into 8.314 into 300 into 330/30। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी 38,040 जूल पर मोल। क्योंकि आंसर हमें किलो जूल पर मोल में चाहिए तो हमें उसे 1000 से डिवाइड करना होगा। सो EA is equal to 38040/1000 किलो जूल पर मोल, तो ये आ जाएगा 38.04 किलो जूल पर मोल। हेंस ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आइए अब हम बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 100, जो कि अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर से, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड से, अल्कोहल से पूछा गया एक सिंपल क्वेश्चन है, और साथ ही साथ उसमें हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का पार्ट भी ऐड किया है। 2 रिएक्शन दे रखी हैं रिएक्शन सीक्वेंस के अंदर। तो आइए देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 100, जो कि एक मॉडरेट क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से। मेजर प्रोडक्ट्स A एंड B फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। आपको एक रिएक्शन सीक्वेंस दे रखी है, उसमें आपको बताना है प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B क्या होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं,
सबसे पहले आपको रिएक्टेंट में एक अल्कोहल दे रखा है, उसकी रिएक्शन आपको फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ करानी है तो मेजर प्रोडक्ट ए मिलेगा। जिसकी रिएक्शन आप अल्कोहलिक क्यूएच के साथ हीट करते हुए कराएंगे तो आपको मेजर प्रोडक्ट बी फॉर्म होगा। आपको बताना है ए और बी क्या होंगे। आपके सामने ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4 दे रखे हैं, जहां ए और बी प्रोडक्ट बता रखे हैं। आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, यानी फर्स्ट में जो एल्किल ब्रोमाइड और ए और बी जो एल्कीन दे रखा है वो करेक्ट आंसर है। आइए देखें कैसे। सबसे पहले बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है। तो सबसे पहले आपने जो अल्कोहल लिया है एज एन रिएक्टेंट, उसकी रिएक्शन जब PbR3 से कराएंगे तो आपके पास एल्किल ब्रोमाइड एज ए मेजर प्रोडक्ट ए फॉर्म हो जाएगा। और फिर जब इस एल्किल ब्रोमाइड को आप अल्कोहलिक क्यूएच के साथ हीट करेंगे तो आपके पास एक एल्कीन बन जाएगी जो कि रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बी है। अब अगर दोनों रिएक्शन को हम सेपरेटली बात करें तो सबसे पहले जो फर्स्ट रिएक्शन आपको दे रखी है उसमें क्या हो रहा है, इट इन्वॉल्व्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल बाय विच एल्किल हैलाइड दैट इज एल्किल ब्रोमाइड इज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ PbR3। यानी कि जो फर्स्ट रिएक्शन है वो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। किसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? अल्कोहल की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और उससे क्या बन रहा है प्रोडक्ट? एल्किल हैलाइड। PbR3 लिया है, PbR3 की प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए एल्किल ब्रोमाइड फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब सेकंड रिएक्शन में क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। The second reaction involves the dehydrohalogenation of alkyl halide by elimination reaction in the presence of alcoholic QH with heating by which cycloalkene or alkene is formed। सेकेंड रिएक्शन में क्या हो रहा है, एल्किल हैलाइड का डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा है जहां से एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू एल्कोहलिक KOH और हीट की प्रेजेंस में साइक्लोएल्कीन का या हम कह दें एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा हमने इन सभी 15 क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 86 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक टोटल 15 क्वेश्चंस के आंसर्स देखे। वो कौन से चैप्टर से पूछे गए उनको देखा, हमने उनके डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में भी बात किया और हमने उनको कंप्लीट एक्सप्लेन किया ताकि इन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएं। साथ ही साथ कुछ कंसेप्ट्स और ट्रिक्स वो भी साथ में आपको बताए जो कि आपके आने वाले नीट के एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहें। उम्मीद करते हैं जो भी समझाया है आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाह रहे हैं, कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नीट एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।